हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 20। तो बेटे ये 11वें यूनिट का 20वां वीडियो है। और इससे पहले 19 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। तो हम यूनिट नंबर 11 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न आज करेंगे। और बेटे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का ये भाग नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में भी हमने एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न किए हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमें बेटे 18वें क्वेश्चन से 24वें क्वेश्चन तक करने हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज का 18वां प्रश्न। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं बेटे 18वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। किसे किसे समझाना है देखो जरा। नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने दिया है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया, तो हमें सबसे पहले समझाना है कोल्बे अभिक्रिया को। हमें कोल्बे अभिक्रिया का उदाहरण देना है और उदाहरण देके हमें समझाना है कि कोल्बे अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो बेटे कोल्बे अभिक्रिया तो मैंने आपको पढ़ाई थी ना। देखो कैसे करते हैं कोल्बे रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारे पास ये फिनॉल है, ये बना दिया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के टॉप पे हमने जोड़ दिया OH। ये क्या बन गया बताओ? फिनॉल बनाना बेटे। मैं यहां लिख दूं ये है फिनॉल। हम क्या करते हैं कि फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करते हैं NaOH का। तो जब आप फिनॉल के ऊपर NaOH का रिएक्शन करते हो तो क्या होता है बेटे? यहां से तो आपका क्या होता है, OH की जगह क्या आ जाता है? ONA। OH की जगह क्या आ जाता है? ONA आ जाता है, क्योंकि यहां से H और यहां से OH H2O निकल सकता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि बेंजीन रिंग और उसके टॉप पे आ जाएगा ONA। बताओ इसका नाम क्या है? Na का मतलब सोडियम और O और बेंजीन रिंग माने फिनॉक्साइड। ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। साइड प्रोडक्ट लिखो या ना लिखो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यदि आप इसके ऊपर CO2 का रिएक्शन कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या होगा? यदि हम इसके ऊपर बेटे CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहां CO2 ऐसे जुड़ जाता है। देखो ये बीच में CO2 आ गया, तो ये बना आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OCOONA। और बेटे आप एक बात ध्यान रखना कि यदि ऑर्थो पोजीशन पे मैं एक H दिखा दूं, है तो हर जगह H, पर ऑर्थो पोजीशन पर H क्या करेगा? पुनर्विन्यास में हेल्प करेगा, रीअरेंजमेंट में। इनमें होता है पुनर्विन्यास। ये जो कंपाउंड बनता है ये अस्थाई बनता है
और इसमें पुनर्विन्यास होता है जिसे आप कहते हो रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो H है, H तो चला जाएगा COO की जगह, और COO आ जाएगा यहाँ H की जगह, ये आपस में पलट जाते हैं। तो इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के O के पास कौन चला गया, ये H तो चला जाता है यहाँ चला गया, और बेटे COO आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। इसे आप कह सकते हो सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट है, सैलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है, तो मैं यहाँ इसका नाम लिख रहा सोडियम सैलिसाइलेट या सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये जो सोडियम सैलिसाइलेट बना है, यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में, मान लो आप अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करते हो, ये लिख दिया मैंने H2O, माध्यम कैसा है, अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम होने के कारण क्या होता है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये Na जो है, Na की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो Na की जगह H आ जाएगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या है, OH, और यहाँ आ जाएगा COOH। बताओ ये कंपाउंड आपने देखा है क्या पहले कभी? बेंजीन रिंग के टॉप पे यदि OH है और ऑर्थो पोजीशन पे COOH है, तो इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। पढ़ाया था ना पहले भी। क्या नाम होता है बेटे इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है बेटे, सैलिसाइलिक एसिड। तो हमारे पास बनता है सैलिसाइलिक एसिड। वैसे आप इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो, इसका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ। इसे आप कह सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसे कह सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड को। ठीक है, तो ये है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया को आप यदि पूरा लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको लिखना है, और यदि आपको शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं फिनॉल लो। फिनॉल के आगे तीर का निशान लगाओ, तीर के निशान के ऊपर लिखो NaOH और पुनर्विन्यास तो चाहे लिखो ना, और फिर लिखो H2OH पॉजिटिव। ये तीनों चीज 1 2 3 तीनों चीज एक ही तीर के ऊपर लिख दो, और ये प्रोडक्ट आप बना दो फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो कोल्बे अभिक्रिया को। और यदि पूरा आपको दिखाना है तो ये तरीका मैंने आपको बताया ही है। अब आ जाओ आप नंबर 2 पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। दूसरा दिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया। जो भी रिएक्शन किसी वैज्ञानिक के नाम पर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। राइमर टीमन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटे कोल्बे अभिक्रिया जो ऊपर पढ़ी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे सिलेबस में नेम रिएक्शंस हैं, उन नेम रिएक्शंस के एक अलग नोट्स आप बना लेना। हर एक चैप्टर में से जहां भी नेम रिएक्शन है उसे छांट के एक पतली सी कॉपी बना लो 10 रुपए वाली, और उसमें सारे नेम रिएक्शंस लिख लो आप। क्योंकि उसमें से कम 2 या 3 या 4 या 5 आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे नेम रिएक्शंस में से। पक्की बात है, 5 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो इसलिए आप नेम रिएक्शंस की अपनी कॉपी अलग जरूर बना लें। राइमर टीमन रिएक्शन कई बार आपको कराई है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये हमारे पास फिनॉल है, बेंजीन रिंग के टॉप पे OH है, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने एक H दिखा दिया, सबको पता है इसका नाम है फिनॉल। ये फिनॉल है। जब हम फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, देखो क्लोरोफॉर्म लिख रहा मैं CHCl3, तो कितने Cl हैं, ये Cl हैं 3, तो NaOH या KOH भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। 3 NaOH हमने ले लिए, ये ले लिए 3 NaOH। क्या होगा बेटे, तीनों Cl
और तीनों Na यहाँ से निकल जाएंगे, तो तीन तो बने ये हमारे पास NaCl प्लस। देखो हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हैं, तो 2H2 हो गए 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन इसमें से 2 उठा लो, 3 ऑक्सीजन है, 2 उठा लिए, देखो 2 ऑक्सीजन, तो 2 जल के अणु बन जाएंगे। अब क्या बचा, एक C बचा, एक H बचा, एक O बचा। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के टॉप पे तो OH है, और यहाँ आ जाएगा एक C, एक H और एक O। ठीक है, बताओ क्या नाम है इसका? इसका नाम है सैलिसाइलडिहाइड। क्या नाम है बेटे? सैलिसाइलडिहाइड, जिसे आप सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। नंबर 3 पे देखो जरा, ये रिएक्शंस करा रखी हैं बेटे सारी तुम्हें। नंबर 3, कुछ बच्चे रिएक्शंस को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आप जितना ज्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएंगी ये। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी रिएक्शन मैं आपको कराता रहता हूँ, अपने हाथ से लिखकर उनके नोट्स यदि आप बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आप PDF के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होगी। फिर उसके बाद तीसरा दे रखा है बेटे इन्होंने, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब ये हमें कह रहे हैं कि विलियमसन ईथर संश्लेषण के बारे में आप बता दो कि इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, देखो आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। शर्त यह है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड यदि आप इस रिएक्शन में लेते हो तो प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लो, उसका रिएक्शन करा दो आप RONA से, यानी सोडियम एल्कोक्साइड से। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड है, देखो सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम रिएक्शन करते हैं ना इस तरीके से, तो क्या होता है बेटे, यहां से तो निकलता है Na और यहां से निकलता है X। NaX निकल जाता है साइड प्रोडक्ट की तरह, मेन प्रोडक्ट आता है ROR मेन प्रोडक्ट है, और बेटे NaX निकल जाता है साइड प्रोडक्ट की तरह। ये क्या बना, ईथर ही तो बना बेटे। क्या बना है, ईथर। जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, R की जगह मैं लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, X की जगह लिख सकता हूँ Cl। क्या है बताओ ये है बेटे मिथाइल, CH3 माने मिथाइल और Cl माने क्लोराइड। आप मिथाइल क्लोराइड ले लो प्लस, यहां ले लो आप R की जगह फिर CH3ONA। बताओ क्या नाम है इसका? Na माने सोडियम और CH3O माने मिथॉक्साइड। ये है सोडियम मिथॉक्साइड। क्या है बेटे, सोडियम मिथॉक्साइड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना, क्या होगा, यहां से तो Na निकलेगा और यहां से Cl, NaCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। ये लिख दिया हमने NaCl। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या बना, CH3OCH3। मेन प्रोडक्ट बना है CH3OCH3। बताओ इसका नाम, 2 CH3 है तो डाई मिथाइल और बीच में O है तो ईथर। इसका नाम है बेटे डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है बेटे, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और ले सकते हो। बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही लेना है। क्या है बताओ इसका नाम? इसका नाम है मिथाइल, और Br का मतलब ब्रोमाइड। मान लो हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है और इसका रिएक्शन इस बार हम करा रहे हैं C6H5ONA के साथ। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर ONA है, Na माने सोडियम, OC6H5 का मतलब फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन आप कराओगे मिथाइल ब्रोमाइड की,
तो यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा। तो साइड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये तो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट C6H5OCH3, ठीक है, ऐसे लिख दूं C6H5OCH3। इस तरह का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। नाम तो आपको पता ही है इसका क्या है, बता सकते हो भाई? मिथाइल फिनाइल ईथर कह दो इसे, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका नाम है। या फिर इसे एनीसॉल भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम एनीसॉल भी है, मैं ब्रैकेट में लिख दूं एनीसॉल। इसे आप एनीसॉल भी कह सकते हो, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, अगले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे हम फोर्थ पार्ट। इसी का फोर्थ पार्ट दे रखा है इन्होंने। इसमें इन्होंने पूछा है असममित ईथर का क्या मतलब है। असममित ईथर बता सकते हो आप? असममित ईथर का क्या मतलब होता है? जो बच्चा पूरे चैप्टर को एक निश्चित क्रम में पूरी थ्योरी को पढ़ता है ना, उसके बाद वो एक्सरसाइज करता है या उदाहरण करता है या पाठ्य निहित प्रश्न करता है, तो उसे इन सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसने थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। और जिसने थ्योरी को नहीं पढ़ा है ढंग से, उसे प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। असममित ईथर का मतलब ऐसा ईथर जिसके ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अलग अलग तरह के एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं जिस ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर अलग अलग प्रकार के एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट की जगह आप उपस्थित भी लिख सकते हो। प्रेजेंट होते हैं, उसे असममित या एसिमेट्रिक भी कह सकते हो आप, असममित ईथर कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बेटे बात? इसे कहते हैं असममित ईथर, जिसमें एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अलग अलग तरह के हों ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो एक तो जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है C2H5, तो दोनों अलग अलग है ना एल्काइल ग्रुप, तो इसे आप असममित ईथर कहोगे। जैसे मैं कहूंगी इधर तो जुड़ा हुआ है C2H5 और इधर जुड़ा हुआ है C3H7, तो दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसे भी आप असममित ईथर ही कहोगे। जैसे मैं कहूं इधर तो जुड़ा हुआ है C6H5 और इधर जुड़ा हुआ है CH3, तो इसे भी आप असममित ईथर ही कहोगे। तो एसिमेट्रिक ईथर का मतलब ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप डिफरेंट हो, अलग अलग हो। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 19 पे, ध्यान से देखियो जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। इसमें कहा है बेटे, इथेनॉल के अम्लीय निर्जलीकरण से ईथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। इथेनॉल के अम्लीय निर्जलीकरण से ईथीन यानी डबल बॉन्ड
प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि पूछी इन्होंने, क्रियाविधि। ये है क्वेश्चन बेटे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यहां से लिख रहे चलो हम आंसर। आपको पता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH ये होता है इथेनॉल। यदि आप इसका निर्जलीकरण करोगे अम्लीय माध्यम में, तो यहां से तो H और यहां से OH निकलेगा, H2O निकल जाएगा। ये निकाल दिया हमने H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। निर्जलीकरण तभी तो इसे कहेंगे, इसमें से H2O निकलेगा। मेन प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 बचेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, यानी एल्कोहल है, एल्कोहल से डबल बॉन्ड बनाना है। इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इसे हमें समझना है। तो मैं यहां लिख दूं क्रियाविधि, या आप लिख सकते हो मैकेनिज्म। क्रियाविधि या मैकेनिज्म को समझते हैं चलो। क्रियाविधि या मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है बेटे, नंबर 1 हम लिख सकते हैं इथेनॉल का प्रोटोनीकरण होता है। इथेनॉल का प्रोटोनीकरण, यानी इथेनॉल को मिलता है एक प्रोटॉन। कैसे मिलता है देखो, क्योंकि माध्यम अम्लीय है ना, माध्यम अम्लीय है। जैसे मैं आपको कहूं कार्बन CH3 को ऐसे लिख दिया लो, ठीक है, और यहाँ है आपका CH2, ये क्या है CH2, और ये है OH। इसके पास 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन, इथेनॉल है। तो इथेनॉल का प्रोटोनीकरण का मतलब इथेनॉल में जुड़ेगा आके कौन, एक प्रोटॉन। H पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन भी होता है ना, आप प्रोटॉन लिख दो या H पॉजिटिव लिख दो, एक ही बात है। ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है इसे मिल जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा, और लोन पेयर निकलने के कारण आ जाएगा यहाँ कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इस CH3 को जो का तुम लिख रहे CHH सिंगल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे हम एक H ऊपर है, एक H नीचे है, ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, पुराना H है, नया H आया है और पॉजिटिव चार्ज लाया है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि रिएक्शन ये फास्ट है। कैसा रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या है, फास्ट, और रिवर्सेबल स्टेप है, यानी कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है, ये भी ध्यान रखना आपको। नंबर 2, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में बेटे जो आपका ये आपके पास जो बना है स्पीसीज, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन में। तो हम लिखेंगे कार्बोकैटायन का बनना। कार्बोकैटायन का मतलब कार्ब धनायन का बनना। कैसे बनेगा कार्ब धनायन, देखो ये आपके पास स्पीसीज है, ये स्पीसीज कैसी है, ये है HCHHCH सिंगल बॉन्ड O, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इसमें से इतना हिस्सा H2O अलग निकल जाता है, ये H2O ये हिस्सा अलग निकल जाएगा इसमें से। तो क्या होता है बेटे, ये स्टेप होता है स्लो। कार्बोकैटायन का बनना एक स्लो स्टेप है, इसका मतलब रिएक्शन का स्पीड इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। क्या होगा जब इतना हिस्सा निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन लिखो पहले, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये तीनों लिख दिया मैंने। फिर सिंगल बॉन्ड ये लगा दिया, फिर कार्बन, ये एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, इतना हिस्सा निकल के चला गया, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ गया,
ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। क्या बना बेटे? कार्बोकैटायन बन गया है। तीसरे स्टेप पे क्या होता है, ध्यान से समझियो। तीसरे स्टेप पे क्या होता है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें से एक H निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इधर से तो H निकलना था, इधर से OH। OH डायरेक्ट नहीं निकला है, पहले क्या हुआ है, OH का बना है H2O, और फिर H2O निकल के गया है यहाँ से। तो नंबर 3 पे हम करेंगे प्रोटॉन का विलोपन, पहले कार्बन परमाणु से इससे प्रोटॉन का विलोपन। तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा, देखते रहियो ध्यान से। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, और एक कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, होगा क्या कि इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा, चाहे तो कोई सा भी प्रोटॉन निकाल दो, तीनों एक ही जैसे हैं। एक प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज लेके निकलेगा वो, कोई सा भी, जैसे मैं कहूँ ये वाला निकल गया पॉजिटिव चार्ज लेके, ये चार्ज इसके पास चला जाएगा, और आपके पास यहाँ क्या बचेगा, C के पास 2H, और यहाँ भी C के पास 2H, और ये आ गया आपका प्रोटॉन अलग हो गया। अब संयोजकता पूरी करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा ही फिर। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है इथीन। क्या बनता है बेटे? इथीन इस तरीके से बनता है। तो ये 3 स्टेप आपको मैकेनिज्म के या क्रिया विधि के ध्यान रखने हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो ये रिएक्शन थी CH3CH2OH। जब अम्लीय माध्यम में इसका निर्जलीकरण करेंगे या निर्जलन करेंगे, तो यहाँ से H निकलना है, यहाँ से OH, ये निकल गया H2O, प्रोडक्ट आया डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। क्रिया विधि में सबसे पहले क्या हुआ, इथेनॉल का प्रोटोनीकरण हुआ, यानी कि ये इथेनॉल है, इस पे कौन जुड़ा, आके प्रोटॉन जुड़ा, क्योंकि माध्यम अम्लीय था, H पॉजिटिव वहां अवेलेबल थे, ये जुड़ गया। देखो भाई ये तो पुराना H था, ये नया H जुड़ा आके, और पॉजिटिव चार्ज लेके आया अपने साथ, क्योंकि वो प्रोटॉन है, उसके ऊपर धनावेश है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का बनना। ये पूरा जल का अणु निकल के भाग जाएगा यहाँ से, देखो ये पूरा निकल के भाग गया। ठीक है, आप लिख सकते हो साथ में, आप साथ में यहाँ लिख सकते हो प्लस करके H2O, कि ये जल का अणु निकल कर चला गया है। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, आपको पता है, यदि आप बनाना चाहते हो तो जल का अणु निकलकर यहाँ से चला गया है, तो इस तरह हमें मिला है कार्बोकैटायन। फिर प्रोटॉन का विलोपन होगा, यानी कि कार्बोकैटायन के दूसरे वाले कार्बन से एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव निकलेगा चार्ज को लेकर, तो आपको मिल जाएगा डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसे आप कह सकते हो इथीन या इथाइलीन या एथिलीन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देख रहे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। जिसे आप कहते हो अंतः परिवर्तन या कन्वर्जेंस। इसमें सबसे पहले दे रखा है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। नंबर 1 दे रखा है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। बहुत आसान है, ध्यान से देखियो सब बच्चे बिल्कुल। प्रोपीन का मतलब तो समझते हो आप, प्रोपीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, ये है 3 कार्बन वाला, ये प्रोपीन है। नीचे लिख दूं मैं इसके, ये प्रोपीन है, प्रोपीन। इससे आपको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो आप एक काम कर दो ना,
आप इस पर जल का रिएक्शन कर दो अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। जब अम्लीय माध्यम में आप इसके ऊपर जल योजन करोगे तो मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, सिखा रखा है आपको मार्कोनी-कॉप्स रूल। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे, OH नेगेटिव इधर जुड़ेगा, हाइड्रोजन एक है इधर दो है, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे और पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ता है। प्रोडक्ट बताओ क्या आया? ये तो आया CH3, ये आया CH, CH के नीचे क्या जुड़ गया? OH, और यहाँ क्या है बेटे? CH3 बन गया ना, CH2 और H CH3। बताओ क्या बना प्रोडक्ट? नंबरिंग करोगे आप किधर से ही कर दो आप, 1 2 3। बताओ प्रोपेन 2 ऑल नहीं बना क्या? ये बना है हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, या आप इसे कह सकते हो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आप इसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी कह सकते हो, ये बात तो पता ही है आपको। अब आ जाओ आप नंबर सेकंड पे, देखते हैं दूसरा क्या दिया है इन्होंने कन्वर्जन। दूसरा दिया है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल। बहुत आसान है, ध्यान से देखियो। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। देखो बेटे, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 जब हम लगाते हैं तो इसे कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल क्लोराइड है तो CH2Cl, ये है बेंजाइल क्लोराइड। आप लिख सकते हो बेंजाइल क्लोराइड, ये है बेटे बेंजाइल क्लोराइड। इससे आपको अल्कोहल बनाना है तो बहुत सिंपल है, इसका आप जल अपघटन कर दो NaOH से, NaOH। क्या लिखा मैंने? NaOH, जलीय NaOH है, आप लिख सकते हो जलीय या एक्वस, और मैं नीचे भी लिख दूं जल अपघटन हम कर रहे हैं, जल अपघटन कह दो, या आप कह सकते हो हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है कि यहां से तो निकलता है Na, ये तो Na निकलेगा और ये Cl निकलेगा, NaCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। यहां लिख दूं साइड प्रोडक्ट निकलेगा NaCl। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? बेंजीन रिंग, ये तो बेंजीन रिंग हो गया आपका, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ क्या है? CH2 और इसके साथ आ जाएगा OH। बताओ क्या बना? ये तो बेंजाइल एल्कोहल बन गया बेटे। क्या बना है? बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से आप बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल बना सकते हो। अब आ जाओ बेटे आप तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट देखो क्या है इसका। थर्ड पार्ट दिया है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। बहुत आसान है, ध्यान से देखियो जरा। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। आपको इसके लिए जो है ना फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। रिएक्शन सारी करा रखी है मैंने पहले से ही आपको। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, या फॉर्मल्डिहाइड को कुछ बच्चे कहते हैं मीथेनल, मीथेनल भी कह सकते हो। देखो ध्यान से देखियो बिल्कुल एकदम, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल ये लिख दिया C2H5, मैग्नीशियम ये लिख दिया और क्लोराइड ये लिख दिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही तो है, आपको पता है जब इस पे रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ तो जुड़ेगा C2H5 और यहाँ जुड़ेगा MgCl। देखो C2H5 किसके ऊपर जुड़ा? इस कार्बन पे। इस कार्बन के पास कितने H हैं? 2। तो C2H5 के बाद सिंगल बॉन्ड से मैं CH2 लिखूंगा क्योंकि C के पास 2 H हैं। पहले C2H5 लिख दूं, ये लिख दिया C2H5 सिंगल बॉन्ड। किसके ऊपर जुड़ रहा है? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे कितने H हैं बेटे? 2 H हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो CH2। फिर सिंगल बॉन्ड बचा है, ये बना दिया सिंगल बॉन्ड। O बचा है, ये बना दिया O।
MgCl बचा है, ये बना दिया MgCl। इस तरह का कंपाउंड आपको मिलता है और इसका आप कर सकते हो जल अपघटन। कर दोगे क्या जल अपघटन? जब आप इसका जल अपघटन करते हो तो आपको पता है माध्यम अम्लीय लो या क्षारीय मर्जी है, चलो अम्लीय ले लो। यहाँ H और यहाँ OH, ये क्या निकला बेटे? साइड प्रोडक्ट बताना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड मेन प्रोडक्ट, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन वाला OH यानी CH3। ऐसे लिख सकता हूं क्या इसे मैं? देखना जरा, बताओ। यदि नंबरिंग करोगे, यूं ही तो करोगे नंबरिंग। प्रोपेन 1 ऑल है या नहीं है, यूं बताओ देख के आप। प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल है, और एल्कोहल पहले कार्बन पे रखा है, पहले कार्बन पे ही तो OH है, तो प्रोपेन 1 ऑल इस तरीके से बनेगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से। ठीक है बेटे, अब आ जाओ आप नंबर 4 पे। चलो नंबर 4 भी देख रहे हैं हम। नंबर यहां लिख दूं, नंबर 4। नंबर 4 इन्होंने दिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम, पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया, ब्रोमाइड से क्या बनाना है देखें। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये बनाना है। बना देंगे। देखो ध्यान से देखियो जरा बेटे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका मतलब एक कार्बन है और हमें क्या चाहिए? प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि हमें चाहिए 3 कार्बन। एक कार्बन है और 3 हमें चाहिए हैं, तो आप एक काम कर लो ना, आप 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो। भाई देखो, मिथाइल 1 कार्बन और प्रोपेन 3 कार्बन और एक मिथाइल 4 कार्बन, तो हमारे पास 1 है और 4 वाला चाहिए हमें, तो 3 कार्बन वाला ले लो कोई एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे मान लो मैं ये ले लूं CH3COCH3, देखो कितने कार्बन है इसमें? 3 है। नाम तो आपको इसका बताइए, एसीटोन है। क्या है बेटे? एसीटोन। इसके ऊपर रिएक्शन कर दो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, एकदम कर दोगे आप रिएक्शन। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर दोगे रिएक्शन, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो हो गया मिथाइल, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ब्रोमाइड। अब बताओ इस कार्बन पे कितने CH3 आ गए? 1 2 3, कितने CH3 आए बेटे? 3 लिख दूं यहाँ, 1 2 3 CH3 आ गए, 1 2 3, और इनसे जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन के ऊपर आ गया OMgBr, OMgBr। अब आपको पता ही है क्या करना है, बताओ क्या करना है? इसका करना है जल अपघटन। आप लिख सकते हो H2O, H पॉजिटिव, बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ H और यहाँ OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये तो निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या बना? मेन प्रोडक्ट बना है 3 कार्बन, इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं और इसी कार्बन पे क्या है? OH है। 3 कार्बन है, लो मैं थोड़ा स्टाइल में लिख दूं, देखो 3 कार्बन में कैसे जोड़ रहा, जोड़ दिए, और इसी पे ही OH है। नंबरिंग लगाओ 1 2 3, दूसरे पे मिथाइल है तो नाम लिखूंगा मैं 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोपेन कौन से नंबर पे? OH है, दूसरे पे ही OH है, 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यही तो बनाना था हमें। तो इस तरीके से हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बना सकते हैं। ठीक है, इसे आप टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लिख दूं मैं यहाँ, इसे आप टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, सामान्य नाम की भी और IUPAC नाम की भी। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर 21वां क्वेश्चन देख रहे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 21। 21वें क्वेश्चन में कहा है निम्न अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। निम्न अभिक्रियाओं में प्रयुक्त, निम्न अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। याद करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये। इसमें सबसे पहले दे रखा है इन्होंने, नंबर 1 पे दे रखा है प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण। इन्होंने दे रखा है प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण। देखो एक बात सुनो ध्यान से, मुझे यूं बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारे ऑक्सीकारक सिखा रखे हैं ना, और एक बात और सिखा रखी है कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये बात पक्की है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड ही बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि सेकेंडरी या टर्सरी आपके पास अल्कोहल है तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बन सकता है, और कीटोन के ऑक्सीडेशन से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो ये दोनों तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इन दोनों तरह के रिएक्शन में आप ऑक्सीकारक क्या यूज करते हो। देखो मैं बता रहा क्या यूज करते हैं ऑक्सीकारक। या तो आप सबसे अच्छा ऑक्सीकारक तो ये होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, आपके लैब में उपलब्ध है, आपके कॉलेज में लैब में। भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट में थोड़ा एसिड मिला दो, जिसे आप कह सकते हो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके लैब में रखा रहता है, ऑरेंज कलर का पाउडर देखा होगा लैब में रखा हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट तो आपने देखा ही होगा। यदि आप दोनों को मिला दोगे ना, एकदम फर्स्ट क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, बहुत बढ़िया ऑक्सीकारक है। और इतना अच्छा ऑक्सीकारक है कि यदि आपके पास लैब में आपको प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल करने से पहले आपके जो बर्तन हैं, बर्तन का मतलब जैसे आपका बीकर है, आपका फ्लास्क है, या फिर आपका ब्यूरेट है, पीपेट है, या फिर कोनिकल फ्लास्क है, या फिर फनल है, कीप है, जो कांच के बने हुए बहुत सारे एपरेटस हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं बर्तन। वे यदि आपके साफ नहीं है तो उन्हें साफ करने के लिए आप पहले सर्फ खरीद के लाओगे, या आप विम खरीद के लाओगे, या बर्तन धोने का साबुन खरीद के लाओगे। उसे खरीदने की बेटे कोई भी जरूरत नहीं है, उससे बढ़िया साबुन आपके लैब में अवेलेबल है। क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। यदि दोनों का मिक्सचर आपने तैयार कर लिया, उस मिक्सचर से यदि आप अपने इन एपरेटस को, जितने भी एपरेटस हैं, जितने भी आपके पास इस तरह के बर्तन लैब में अवेलेबल हैं, उन्हें साफ करोगे तो उनकी चिकनाई बिल्कुल दूर हो जाएगी। वो जो टीवी में ऐड आता है ना, 100 नींबुओं का असर 2 बूंद में है, विम साफ करने का बर्तन का साबुन, उससे वो 100 नींबुओं का असर है, तो इसमें 1000 नींबुओं का असर है। ठीक है, यह सबसे बढ़िया सिस्टम है, सारे बर्तन, सारी चिकनाई, सब कुछ साफ हो जाएगा इससे। इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटे, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पर इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं आपको कह दूं यार तुम KMnO4 ले लो और अम्लीय ले लो, लिख दिया मैंने H पॉजिटिव, अम्लीय KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर आप KMnO4 ले लो और इस बार ले लो क्षारीय KMnO4, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर बेटे आप KMnO4 ले लो
और उदासीन ही ले लो। तो उदासीन KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस पहले वाले रिएक्शन के लिए प्राइमरी अल्कोहल अर्थात प्राथमिक अल्कोहल से जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में करते हैं, तो उसके लिए इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इन अभिकर्मकों का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। चलो देखते हैं नंबर 2 में क्या पूछा है इन्होंने, ध्यान से देखना। इन्होंने कहा है प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन लिखा करो। मैं जो इंग्लिश के शब्द प्रयोग करता हूं आपको भी ये शब्द इंग्लिश के ही प्रयोग करने चाहिए, नहीं तो भविष्य में सिर पकड़ के बैठोगे, ये बात पक्की है। कोशिश करनी चाहिए कि जो नाम है वे इंग्लिश में ही लिखो आप, नहीं तो सिर पकड़ के बैठोगे ही बैठोगे। चाहे आप ग्रेजुएशन कर लियो, BSc कर लियो, चाहे आप कर लियो BTech या MBBS कर लियो, कोई भी टेक्निकल ब्रांच में आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो केमिस्ट्री तो कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में। चाहे कोई से भी कोर्स में चले जाइए, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है। और कंपलसरी है तो वहाँ हिंदी में तो पढ़ाई होने से रही, वहां तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी। और वहां आपके सामने लिखा आएगा प्राइमरी अल्कोहल, आप कहोगे जी हमें तो प्राथमिक अल्कोहल का पता, हमें तो प्राइमरी अल्कोहल का पता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसलिए कोशिश करा करो कि इंग्लिश में ही नाम आप लिखो। ठीक है, तो क्या होगा बेटे, इन्होंने कहा है कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। इसे थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि हमें एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोकना है। तो आपके लिए सबसे अच्छा अभिकर्मक जो होगा यहाँ PCC होगा। ठीक है, ये है बेटे पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट याद रखोगे, PCC लिख देना वहां तो एग्जाम में केवल। यदि आप PCC लिखोगे तो आपका काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आ जाओ आप नंबर 3 पे, देखते हैं नंबर 3 में क्या पूछा है इन्होंने। नंबर 3 में पूछा है फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल में परिवर्तन। फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल में परिवर्तन। ये तो सारे रिएक्शन आपको करा रखे हैं बेटे, हमें सिर्फ यूं बताना है इसमें अभिकर्मक कौन सा यूज करोगे आप। बताओ कौन सा अभिकर्मक लगता है इसमें, कराया था ना ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल, इसमें ब्रोमीन वाटर हम यूज करते हैं। ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है कि आप ब्रोमीन को घोल के रखो, किसके अंदर, पानी के अंदर। ब्रोमीन को पानी में घोल के रखते हो तो उसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर। अच्छा नंबर 4 देखो क्या दिया है। नंबर 4 इन्होंने दिया है बेंजाइल अल्कोहल का बेंजोइक एसिड में परिवर्तन। बेंजाइल अल्कोहल का बेंजोइक एसिड में परिवर्तन। तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, उसे कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, बहुत आसान है। अभिकर्मक इन्होंने पूछा है, आप KMnO4 यूज कर सकते हो, KMnO4 क्षारीय KMnO4 आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अम्लीय KMnO4 यूज कर लो। KMnO4 अम्लीय H पॉजिटिव, अम्लीय KMnO4 या क्षारीय KMnO4 दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। अब आ जाओ आप नंबर 5 पे, देखते हैं नंबर 5 क्या दिया है। प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। इसके लिए कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे? इसके लिए बेटे सबसे अच्छा रहेगा 85% H3
PO4। टेम्परेचर आप लिखना चाहते हो तो 440 केल्विन याद रख लेना। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। 85% है, ये 8 लिखा बेटे, 8 85% H3PO4 फास्फोरिक एसिड। नंबर 6 छठा दिया है इन्होंने, ब्यूटेन 2 ऑन का, ब्यूटेन 2 ऑन यानी कीटोन, ब्यूटेन 2 ऑन का ब्यूटेन 2 ऑल में अपचयन। बहुत आसान है, ब्यूटेन 2 ऑल में अपचयन। कीटोन का जब अपचयन करते हो तो अल्कोहल में ही तो होता है, और इसमें तो अपचायक यूज कर लो आप कोई सा भी। सबसे अच्छा अपचायक मैंने आपको बता रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे अच्छा अपचायक है, या फिर आप NaBH4 भी यूज कर सकते हो अपचायक की तरह, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 22वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, कारण बताइए कि मिथॉक्सी मीथेन की तुलना में इथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। कारण बताइए कि मिथॉक्सी मीथेन, ईथर ही तो है बेटे ये, जिसे आप डाई मिथाइल ईथर कहते हो। मिथॉक्सी मीथेन की तुलना में किसका कह रहे हैं? इथेनॉल का। इथेनॉल का क्वथनांक, इथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है, बता दोगे कारण? कुछ बच्चों के तो समझ में आ गया होगा, इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। देखो ध्यान से देखो, इसका आंसर लिख रहे चलो भाई। यदि आप बात करो मिथॉक्सी मीथेन की, यानी CH3OCH3, तो CH3OCH3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो मिथॉक्सी मीथेन के अणुओं में कोई यूनिटी, कोई एकता, कोई संगठन नहीं होगा, एक दूसरे को नहीं पकड़ के रखेंगे अणु, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो फिर तो गर्म करने पे आसानी से उड़ जाएंगे, क्वथनांक कम होगा। पर यदि हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल में तो बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे होता है देखो जरा, मैं बताता हूं आपको। ये है C2H5OH, ये इथेनॉल का एक अणु बना दिया। इथेनॉल का दूसरा अणु C2H5OH, ये इथेनॉल का दूसरा अणु C2H5OH, इथेनॉल का तीसरा अणु। समझाने के लिए बना रहा मैं इस तरीके से। आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश होगा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे, इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन और इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, यहाँ आंशिक ऋणावेश और यहाँ आंशिक धनावेश होगा। ऐसा करने के कारण क्या होगा कि ये हाइड्रोजन तो प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा जिसे आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप देखते हो ये क्या बनाया मैंने? इथेनॉल ही तो बनाया। इथेनॉल के अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, जिसे आप कह सकते हो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसके कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। जब ये आपस में जुड़े होंगे तो इनमें यूनिटी होगी, एकता होगा, संगठन होगा। यदि आप इसे गर्म करोगे और एक अणु उड़ के भागने की कोशिश करेगा तो दूसरे अणुओं ने उसे पकड़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये जो डॉटेड बॉन्ड हम कहीं भी बनाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। डॉटेड बॉन्ड तो समझते हो, इस तरह डॉट 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 वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हमें एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया?
कि किसका क्वथनांक ज्यादा है, इथेनॉल का। ठीक है, तो यहां मैं उत्तर लिखूंगा क्योंकि इथेनॉल के अणु आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं अतः इथेनॉल का क्वथनांक क्या लिखूंगा बेटे, अधिक होता है। इथेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि मिथॉक्सी मीथेन के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, लिख सकते हो, इसलिए इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनका क्वथनांक किससे कम होता है बेटे, इथेनॉल से कम होता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब यहाँ सारा खेल किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड का है, बस हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 20, क्या है 23 तो है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न ईथर्स के IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित ईथरों की जगह मैं लिखूंगा ईथर्स, IUPAC नाम लिखिए। ईथर के IUPAC नाम लिखने तो सिखा रखे हैं आपको। एल्कोक्सी एल्केन नंबर 1 पे दे रखा है इन्होंने, ध्यान से देखते रहियो। नंबर 1 पे दे रखा है C2H5, तो फिर उसके बाद है O, उसके बाद है CH2CH3, CH2CH3 ये, और जो CH आया है सेकंड लास्ट नंबर पे इसके नीचे जुड़ा हुआ है CH3। इसका बताना हमें IUPAC नाम। तो पक्की बात है, सिंपल सी बात यह है कि भाई ये कम वाला एल्कोक्सी, ज्यादा वाला एल्केन, ये एल्कोक्सी है, ये एल्केन है, तो एल्केन पे नंबरिंग इधर से ही तो करोगे 1 2 3। तो दूसरे पे क्या आ गया, मिथाइल, और पहले पे क्या है, मिथॉक्सी। अब मिथाइल और मिथॉक्सी का कंपैरिजन कर लोगे, देखो ये तो है मिथाइल और ये है मिथॉक्सी। देखो M एक जैसा है, E एक जैसा है, T एक जैसा है, H एक जैसा है, यहाँ Y आ गया, यहाँ O। ABCD में Y पहले आता है या O पहले आता है? आप कहोगे O आता है पहले, तो पहले मिथॉक्सी लिखोगे आप, फिर लिखोगे मिथाइल। इसलिए कहता हूं कि नाम अंग्रेजी में लिखा करो सबके, जब ही सही लिखे जाएंगे। नियम जब ही फॉलो कर सकते हैं हम यदि आप इंग्लिश में नाम लिखोगे, और यदि आप हिंदी में नाम लिखोगे तो रूल्स को फॉलो ही नहीं कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा, पहले क्या लिखना हमें बताओ, पहले मैं इथॉक्सी लिखूं या फिर ये तो मिथाइल है, ये तो ये क्या है बेटे, मिथाइल है, मिथाइल, इथाइल नहीं है ये क्या है, मिथाइल। तो इथॉक्सी तो शुरू हो रहा है E से और मिथाइल शुरू हो रहा है M से।
ठीक है, हम इसे इथाइल सोच रहे थे, ये मिथाइल है। तो ई और एम, ये तो सिंपल सी बात है, पहले इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यहां लिख दूं 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल, ये तो मिथाइल था, हम इसे इथाइल सोच रहे थे, प्रोपेन। यदि इथाइल होता फिर भी पहले इथॉक्सी लिखा जाता। ये बात तो समझ में आ गई आपके। नंबर 2 देखो, चलो नंबर दो है CH3O, यहाँ है CH2, फिर CH2 है, और फिर है Cl। ठीक है, कम वाला एल्कोक्सी, ज्यादा वाला एल्केन, पर एल्केन के ऊपर भी एक Cl है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, ये सीनियर ग्रुप है, Cl सीनियर नहीं है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। देखो ये तो है, क्या है ये, मिथॉक्सी, और ये है क्लोरो। C से क्लोरो, M से मिथॉक्सी। तो पहले किसे लिखना चाहिए, C वाले को लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो, दूसरे पे क्लोरो, 1 पे मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है, कौन सा एल्केन है, इथेन। क्या है, इथेन। 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। आ जाओ नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 देखो क्या है, इन्होंने यहां दिया है NO2 नाइट्रो, उसके बाद दिया है C6H4 यानी बेंजीन रिंग, उसके बाद दिया है OCH3, और बेटे गरीब आदमियों ने यूं भी बता दिया कि पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे इसके, ये दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे अटैच हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि इसे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे बना लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये है, तो ये बनाया ना मैंने बेंजीन रिंग, एक तरफ तो आपको NO2 जोड़ना है, एक तरफ OCH3, तो यहाँ मान लो OCH3 जोड़ दूं, और यहाँ जोड़ दूं NO2, जोड़ दिया। अब OCH3 और NO2 जब हमने जोड़ा है, नंबरिंग कर दो इस पे, 1 2 3 4। बताओ अब नाम लिख दोगे क्या इसका, क्या नाम होगा इसका। पहले नंबर पे मिथॉक्सी है, चौथे नंबर पे क्या है, नाइट्रो। भाई ABCD के क्रम में होगा ना, MN। तो 1 पे तो आया हमारा मिथॉक्सी, 1 पे तो हमने लिख लिया मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी है, और चौथे नंबर पे है नाइट्रो। और किसके ऊपर अटैच है, ये बेंजीन के ऊपर अटैच है, तो बेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, ये हुआ इसका नाम। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं क्या है। नंबर 4 पे है बेटे, क्या है नंबर 4 पे, CH3, फिर CH2, फिर CH2, और फिर सिंगल बॉन्ड OCH3। कम वाला एल्कोक्सी, ज्यादा वाला एल्केन, कम वाला एल्कोक्सी, ज्यादा वाला एल्केन। नंबरिंग तो ऐसे ही करोगे तो सिंपल सा है। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, पहले नंबर पे मिथॉक्सी है प्रोपेन के, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटे, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बेटे। अब नंबर 5, चलो नंबर 5 भी देख लूं, आ जाएगा शायद ये। नंबर 5 पे इन्होंने दिया है इस तरह का बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग तो है नहीं, ये तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। इससे यहाँ जुड़ा है CH3, और इधर भी CH3 जुड़ा है, यहाँ भी CH3 जुड़ा है, 2 CH3 हैं, और यहाँ नीचे जुड़ा है OC2H5। तो नंबरिंग तो इधर से ही करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। ठीक है, देखो इथॉक्सी और मिथाइल, ई पहले आता है तो 1 पे इथॉक्सी है, 4 डाई मिथाइल है, 1 पे तो इथॉक्सी है, 1 इथॉक्सी, 1 पे तो इथॉक्सी है, और चौथे नंबर पे 4 डाई मिथाइल हैं। किसके ऊपर जुड़े हुए हैं ये तीनों जुड़े हुए हैं साइक्लोहेक्सेन के ऊपर। बेंजीन नहीं है बेटे ये बिल्कुल भी, साइक्लोहेक्सेन है। अंदर कहीं 3 आपको डबल बॉन्ड तो नहीं नजर आ रहे कहीं भी,
तो ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 इथॉक्सी 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबर 6, छठा नंबर यहाँ सॉल्व कर रहा, मैं थोड़ी सी जगह बच रही, यहाँ सॉल्व कर रहा नंबर 6। नंबर 6 पे इन्होंने दिया है इस तरह, सीधा ही बना दूं चलो जैसा दिया है, ये दिया है इन्होंने इस तरह का एक बेंजीन रिंग दिया है, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर है जुड़ा हुआ OC2H5। बताओ, बिल्कुल सिंपल ये तो बेटे, ये तो इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी बेंजीन है इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन क्या नाम है बेटे? इथॉक्सी बेंजीन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देख रहे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखियो बेटे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाइए। निम्न ईथरों को, मैं तो बेटे ईथर्स कहूंगा, निम्न ईथर्स को विलियमसन, विलियम का बेटा, विलियमसन संश्लेषण, सिंथेसिस द्वारा बनाइए या बनाओ। बना देंगे, देखते हैं चलो क्या क्या बनवा रही है। नंबर 1 पे दिया इन्होंने 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, कितना आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना दोगे। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन दिया है बेटे। प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब बीच में ऑक्सीजन, इधर भी 3 और इधर भी 3 कार्बन। तो आप एक काम कर लो, देखो CH3 CH2 CH2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला सोडियम एल्कोक्साइड ले लो, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम प्रोपॉक्साइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपॉक्साइड है ये। और 3 कार्बन वाले RX से इसका रिएक्शन करा दो, 3 कार्बन वाला RX, CH3 CH2 2 कार्बन 3 कार्बन, देखो क्या नाम है, क्या नाम है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। IUPAC में लिखोगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन है, या आप इसे लिख सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लिख सकते हो? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। दोनों को गर्म कर दो मिला के, आप हो गया रिएक्शन भाई। यहाँ से Na निकल जाएगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। NaBr साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आ गया आपका। 3 कार्बन तो इधर आएंगे, बीच में O, और 3 कार्बन आएंगे इधर। साइड प्रोडक्ट क्या निकला था? NaBr सोडियम ब्रोमाइड। बताओ, नंबरिंग कोई से पे कर दो आप, 1 2 3 तो करोगे। बताओ, 1 प्रोपॉक्सी, ये प्रोपॉक्सी ग्रुप है ना, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यही तो बना बेटे, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, नंबर 2 पे इन्होंने कहा है बनाने के लिए, हमें यहाँ लिख दे नंबर 2। नंबर 2 पे कहा है इथॉक्सी बेंजीन बनानी है। इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन बनानी है। तो आप एक काम कर लो ना, देखो क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है ना, सोडियम फिनॉक्साइड लो और इसका रिएक्शन करा दो आप। इथॉक्सी बेंजीन बनानी है तो C2H5Br, नाम तो पता ही है आपको, गर्म कर दियो दोनों को मिला के, यहाँ से Na और यहाँ से Br, ये बेंजीन रिंग O, और ये आ गया आपका C2H5। NaBr निकल गया आपका साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या है? मेन प्रोडक्ट इथॉक्सी बेंजीन नहीं है क्या? देखो इथॉक्सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? इथॉक्सी।
ये आ गया आपका बेटे इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन बनाने का विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ठीक है बेटे। नंबर थर्ड देखते हैं, चलो क्या दिया है इन्होंने। नंबर थर्ड ये दिया है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी 2 पे ही मिथाइल, अभी बनाया तो था ऐसा, प्रोपेन। ये तो रिएक्शन हमने करा था शायद अभी थोड़ी देर पहले। देखो आप क्या करोगे, CH3CONA, यहाँ भी CH3 लो, यहाँ भी CH3 लो, ऐसा कंपाउंड लो। सोडियम टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड है ये, सोडियम तृतीयक ब्यूटाइल, चलो ब्यूटॉक्साइड लिख दिया मैंने जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और इसका रिएक्शन करा दो आप। क्या चाहिए, मिथॉक्सी चाहिए ना, तो CH3Br से रिएक्शन करा दो आप, गर्म कर दो दोनों को मिला के। यहाँ से क्या होगा Br और यहाँ से क्या होगा Na, यहाँ से Na और यहाँ से क्या निकल जाएगा Br। ठीक है बेटे। मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 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 O CH3 प्लस NaBr। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है बेटे। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कैसे रिएक्शन हमें करनी है। ठीक है, बस हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, इसे पलट के ना लिख देना कभी। वहां CH3ONA लिख दो और यहाँ इस पे लगा दो Br, फिर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा यहाँ। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। जब विलियमसन संश्लेषण सिखाया था तो उसमें एक बात सिखाई थी कि आप जब भी RX यूज करो तो प्राइमरी RX यूज करना है। इस बात को दिमाग में घुसा लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड यूज करना है विलियमसन संश्लेषण में। आपको सेकेंडरी यूज करोगे तो 50-50% ईथर भी बनेगा और डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन भी बनेगा जिसे आप कहते हो एल्कीन। और यदि आपने टर्सरी RX यूज कर लिया ना, यानी इस Br को उठा के तो यहाँ रख दिया, ONA को उठा के यहाँ, फिर रिएक्शन कर रहे हैं आप, होने की नहीं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा आपको। ठीक है, यही तो पूछ रहे थे। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो 1 2 3, ये तो मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ रहा, ये मिथाइल है। आपको पता है यदि आप मिथॉक्सी और मिथाइल का कंपैरिजन करोगे, MMEETTHHOY, यहाँ जीत गया O पहले आता है, इसलिए पहले मिथॉक्सी लिखना है, इसलिए इसका नाम 2 मिथॉक्सी है। पहले मिथॉक्सी लिखना है, दूसरे पे तो है मिथॉक्सी और दूसरे पे ही क्या है, दूसरे पे ही क्या है मिथाइल। और कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, ये है इसका IUPAC नाम। मतलब इसे आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 2 मिथाइल पहले लिख दिया और फिर 2 मिथॉक्सी लिख दिया, पहले मिथॉक्सी फिर मिथाइल। ABCD के क्रम का ध्यान रखना है, इसलिए कहा जाता है कि नाम अंग्रेजी में ही लिखा करो यदि IUPAC सीखनी है, या फिर आपको कोई सा भी नाम सीखना है तो अंग्रेजी में ही लिखा करो। अच्छा, अब ये कह रहे 1 मिथॉक्सी इथेन बनाने को, 1 मिथॉक्सी इथेन बनाने को कह रहे, बना लोगे क्या 1 मिथॉक्सी इथेन? बहुत आसान है। CH3 CH2ONA, ये लो आप, CH3 CH2ONA। ठीक है, क्या नाम है इसका बताओ? सोडियम 2 कार्बन वाला एल्कोक्साइड, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड है। इसका रिएक्शन करा दो आप CH3Br के साथ। CH3 माने मिथाइल ब्रोमाइड, सामान्य नाम लिख दिया लो। वैसे तो ब्रोमोमीथेन लिखना चाहिए, इसका नाम क्या लिखना चाहिए, ब्रोमोमीथेन। यहाँ से Na और यहाँ से Br, तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr।
बताओ क्या नाम है इसका, 1 2 करोगे इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी इथेन। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, 1 तो लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं है बेटे, जो किताब वाले लिख रहे हैं 1। यूं बताओ, इथेन का इस कार्बन पे जुड़ जाए तो भी 1 है, इस कार्बन पे जुड़ जाए, ये जो ग्रुप है मिथॉक्सी, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, रहेगा तो पहले भी। इसका नाम 1 मिथॉक्सी इथेन नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो खाली मिथॉक्सी इथेन ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथॉक्सी इथेन। पता नहीं क्या कर रहे हैं बुक वाले, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे। जो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बच्चे हैं, स्वीट स्वीट बच्चे हैं, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। हम पहुंच गए हैं, कौन से क्वेश्चन तक पहुंचे हैं बेटे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24 था। क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंच गए। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो देखते हैं कि कल हमारा यूनिट खत्म होता है क्या। यदि कल हमारा यूनिट खत्म हो जाता है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे 12वां यूनिट। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। बस बेटे आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को थ्योरी, उदाहरण, पाठ्यनिहित और एक्सरसाइज इसे करो और फिर किसी साइड बुक पे स्विच करो, किसी भी यूनिट को लेके, और फिर देखो कितना मजा आए। बस चारों तरफ मजा ही मजा है और कुछ नहीं है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।